हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की जो विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे कि दहन क्या है और ये किस प्रकार होता है, ज्वाला क्या होती है, दहन और ज्वाला में किस प्रकार दोनों में अंतर क्या है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपने कक्षा 8 ही की में ही मतलब इसी कक्षा की जो चैप्टर पढ़ा होगा 5, उसमें पढ़ा होगा कोयले के बारे में। तो कोयला दहन में काम आता है, तो वहाँ आपने कोयला और गैस के बारे में, पेट्रोल के बारे में, तो ये सभी ईंधन है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि ये समाप्त होने वाले ईंधन है। तो इस प्रकार के ईंधन के बारे में बताया मैंने। अब ज्वाला दहन ये क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन क्या है। दहन का मतलब जलाना एक तरीके से। तो आखिर में वो दहन किसे कहते हैं? तो दहन का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो दहन मतलब किसी भी वस्तु को जलाना। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपन साइंटिफिक भाषा में बात करें तो दहन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता नहीं है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना ही दहन कहलाता है। तो आपने खुद किया होगा ये काम, चूल्हा जलाना एक तरीके से, गैस स्टोव जलाना। तो ये क्या है, सब दहन की प्रक्रिया है। तो दहन किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना दहन कहलाता है। अब जो पदार्थ जल रहा है, जैसे लकड़ी को जला रहे हैं अपन, तो लकड़ी जल रही है तो वो क्या हुआ, दाह्य पदार्थ हो गया। यानी कि जो जलता है उसको बोलते हैं दाह्य पदार्थ। ठीक है, जैसे आपसे कोई जलता हो तो वो दाह्य पदार्थ नहीं है, लेकिन जो अपन जला रहे हैं वो दाह्य पदार्थ है। ठीक है, उसको हम दाह्य पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दाह्य पदार्थ हो गया कि जो जल रहा है वो दाह्य पदार्थ है। लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जल रही है या नहीं जल रही है? तो इसके लिए हम आपकी बुक में इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है। आप देखेंगे तो इसमें मैं फोटो से दिखा देता हूँ डायरेक्ट आपको। तो इसमें दिखा रहा है कि दिखा रखा है कि 3 जो गिलासें दे रखी है और 3 मोमबत्तियाँ ले रखी है। तो इसमें बता रखा है कि वायु की उपस्थिति में, वायु की कम उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में, तीनों में जलाना। तो यानी कि अपन कह रहे हैं कि वायु की उपस्थिति में जलाना, उसको हम दहन कहेंगे। तो क्या है, परिभाषा सही है? तो उसको हम क्रियाकलाप करके देखते हैं, क्योंकि साइंस हर चीज़ का कारण मांगती है। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि हम एक एक 3 मोमबत्ती लेंगे और 3 ही गिलासें लेंगे जो ऊपर से ओपन हो एक तरीके से, है ना, उस प्रकार की गिलासें लेंगे। और एक गत्ता लेंगे जिसमें क्या करेंगे, पहला वाले को, तीनों को हम जलाएंगे। पहले वाले को खुला रखेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ ढकेंगे नहीं, अपन गत्ता वगैरह कुछ नहीं ढकेंगे, जैसा कि आप पहले वाले चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें क्या, लगातार वो चीज़ चलती रहेगी। लेकिन दूसरे वाले में अपन ने एक बार क्या रखा कि गत्ता रख के फिर हटा दिया, या थोड़ी देर के लिए गत्ता रख दिया, तो क्या होगा कि जो गत्ते के अंदर थोड़ी सी, जो इस ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन थी ना, केवल मात्र वो ही जलेगी। ठीक है, वो ही जलेगी। उसके बाद मोमबत्ती ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लेकिन जो तीसरा वाला आप देखेंगे उसमें अपन गत्ता ऊपर रखे रखते हैं, गत्ते को हटाएंगे नहीं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये चीज़ होगी कि मोमबत्ती थोड़ी देर में ऑटोमेटिक उसकी लो घूम घूम के बुझ जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दहन क्या हुआ, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप आग भी नहीं जला पाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ लिखी हुई है कि सूर्य और उष्मा, सूर्य में उष्मा प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि सूर्य के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हीलियम में प्रदूषित होता रहता है लगातार, जिससे क्या उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि जंगलों की जो आग है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो आग का प्रमुख कारण तो यही है कि मानवीय क्रियाएं हो सकती है या टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में आग ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि उस समय क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और थोड़ी सी कोई प्रक्रिया होने के कारण ही आग एक भयानक रूप ले लेती है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जंगल में जाते समय गर्मी के दिनों में खासकर ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पर आग वगैरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अब हम पढ़ेंगे कि वह ज्वलन क्या हो, ज्वलन ताप क्या होता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलती है। जैसे किसी वस्तु को जला रहे हैं तो कब तक जलेगी वो, तो उसका मतलब कोई जल्दी जल जाती है, कोई धीरे जलती है। तो यानी कि उसका जो तापमान है, किस तापमान पर जल रही है, तो वो उसका ज्वलन ताप कहलाएगा। अब हम इसके बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग वाली जानेंगे कि अपन कोई भी चीज़ जलाते हैं तो अपन किसे जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं। लेकिन अपन माचिस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माचिस आखिर बनती कैसे है। माचिस के जो पीछे का जो टुकड़ा है वो लगा हुआ वही लकड़ी का बनता है। तो आखिर इसका इतिहास क्या है वो हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले माचिस का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। लगभग 5000
वर्ष से अधिक पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी में से के छोटे से टुकड़े को माचिस की तीली की तरह प्रयोग किया जाता था। और आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो अभी की जो माचिस अपन यूज कर रहे हैं ना, उसका विकास लगभग 200 साल पहले हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है कहने का मतलब है। तो इसमें क्या हुआ कि एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस, है ना, रेड फास्फोरस भी आती है अभी तो, और श्वेत फास्फोरस का यूज करके मिश्रण बना के कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर लकड़ी की जो पीछे डंडी होती है वो लगाकर इसके एक जो तिल्ली होती है ना, उस तरीके से बना दी जाती है। जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण क्या होता है कि इसमें जो श्वेत फास्फोरस होता है वो आग पकड़ लेता है और इससे माचिस की तिल्ली जल जाती है। परंतु श्वेत फास्फोरस है ना, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, वो माचिस का उद्योग में काम में आने वाले माचिस के उद्योगों और दोनों में के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। जो श्वेत फास्फोरस हम काम में ले रहे थे वो क्या हुआ कि इसको घिस रहे एकदम से और आग पकड़ रहा है, तो अगर इस प्रकार से अगर जल्दी से आग पकड़ लेगा तो एक समस्या हो जाएगी। तो उसको कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो हर कहीं घिस जाएगा, आग लग जाएगी तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसका कुछ निराकरण निकाला गया। आजकल क्या किया गया कि माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी टाइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा कर रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, ठीक है, जो कम खतरनाक होता है लाल फास्फोरस। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती है, परंतु यह माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया पर और उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, जिससे एंटीमनी सल्फाइड दहन हो जाता है, यानी कि जल जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है ताकि वो हर कहीं आग ना पकड़ सके। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है जिसमें आग जलती है। अब हम आगे जानेंगे, अगर कहीं आपके आसपास आग लग जाती है तो उस आग पर आप नियंत्रण कैसे पाओगे, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। और एक अच्छे सभ्य नागरिक बनने के लिए भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहला उपाय है, आग लग जाती है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा उपाय होगा आपका रेत डालना। रेत मतलब जो अपने घर बनता है वो वाली रेत। तीसरा उपाय रहता है जो ऑक्सीजन की वो टंकी आती है वो डालना, लेकिन वो जल्दी मिल नहीं पाती है, लेकिन आजकल तो सभी जगह मिल जाती है, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आग बुझाई जाती है। अब हम एक चीज़ और जानेंगे इसमें कि आखिर जो अपन उसकी बात करें कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो टंकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। मैंने कहा था आपको कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो आग को बुझा देती है, यानी कि एक तरीके से उल्टा काम हो गया इनका। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमक है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, पानी का किया जाता है। अब पानी को यूज कर रहे हैं, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुएं जल रही हो। अगर कई जगह कई कुछ भी चीज़ें जल रही है ना, तो वहाँ पर अगर लकड़ी है, कागज है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी जल्दी से बुझा देगा। लेकिन अगर कोई धातुएं वगैरह ऐसी जल रही है, प्लास्टिक वगैरह जल रहा है, तो उसको बुझाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। जैसे पेट्रोल में आग लग रही है तो वहाँ पानी काम नहीं आएगा। तो वहाँ क्या चीज़ें काम आती है, तो उसके लिए हम जानेंगे इसके बारे में। तो जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगती हैं तो विद्युत उपकरण में भी आग लग जाती है, और जब विद्युत का चालन कर सकती है और आग बुझाने वालों को भी हानि पहुंचा सकती है। लेकिन तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल क्या होता है, जल तेल से भारी होता है। आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जल तेल से भारी होता है, यानी कि तेल होता है ना वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। ठीक है, ये तेल के नीचे चला जाता मतलब जल ऊपर तेल ऊपर आ गया और जल नीचे चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तेल ऊपर चलता रहता है और विद्युत उपकरण क्या होता है, जो जैसे पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसमें आग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अच्छा अग्निशमक का काम करती है, और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो CO2 गैस है वो आग एक कंबल की तरह काम करती है उसमें, और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण जल्दी हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह होता है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती, यानी कि अगर आग लग रही है तो विद्युत उपकरण को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें चाहिए तो ये उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। अगर उच्च दाब लगाया जाए तो ये लिक्विड में बन जाती है और फिर इसको सिलेंडर में भर दिया जाता है। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से जब बाहर निकलते एकदम से चिल्ड सी हो जाती है, और अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, यानी कि तापमान को भी कम कर देगी और आग को भी बुझा देगी। इसलिए यह अति आवश्यक एक अग्निशमक यंत्र हो गया, या अग्निशमक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा होता है
तो या पोटेशियम कार्बोनेट में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, जैसे रसायनों के पाउडर में भारी पानी में छिड़काव होता है और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो भी आग को बुझा सकती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो आग लग जाए तो कैसे बुझाते हैं, लेकिन जो लग रही है आग उनके क्या क्या प्रकार है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक इसमें लिखा हुआ है कि गैस स्टोव की कुंडी घुमाकर गैस चालू करें और आप क्या देखते हैं उसमें नीली नीली आग जल रही है, कहीं पीली पीली आग जल रही है। तो उस चीज़ों की हम बात करें, हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलते हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश ये उत्पन्न करते हैं और यह दहन का तीव्र दहन कहलाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जलता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, यानी कि फास्फोरस को और इनको खुला छोड़ देते तो ये ऑटोमेटिक जलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वह सतत दहन कहलाता है। यानी कि जो ऑटोमेटिक जल रहा है उसको तो यूँ ही कहेंगे कि ये स्वतः दहन प्रक्रिया हो गई, यानी कि हमने जलाया ही नहीं और ऑटोमेटिक इसने आग पकड़ ली है। तो इसको किसी दूसरी चीज़ में डुबो कर रखा जाता है। अब हम देखेंगे कोयले की खानों में जो कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार अग्नि जो कांड हो जाते हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने के कारण, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही के कारण लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जंगल में यदि आप पिकनिक पर गए हैं, है ना, या किसी कैंप के लिए गए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दो या उसे आग लगवाने के लिए कुछ चीज़ें आप करके आ जाओ, तो उससे क्या होता है कि आग जल जाती है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे ज्वाला के बारे में। आग के बारे में हमने पढ़ लिया, अब ज्वाला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्वाला यानी कि एक तरीके से लो या लपटें चलती है। जैसे मैं कहूँगा अगर आपको एक मोमबत्ती जल रही है तो उसको हम ज्वाला कहेंगे। एक कोयला जल रहा है ना, एक काला सा कोयला हमने जला रखा है इस जगह पे और वो एक तरीके से ऊपर से लाल 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 इसी तरह हो रहा है, तो उसकी ज्वाला। तो आप क्या समझेंगे? ज्वाला मतलब जिसकी लपटें चल रही हो, जिसकी और जो ऊपर पर लपटें जो लो जैसी होती है ना, वो जैसे आग लग जाती है और ऊपर लंबी लंबी लपटें चलती है, उसको बोलते हैं ज्वाला। ठीक है, यानी कि उसकी लपटें। लेकिन कोयले में ऐसा नहीं होता है। कोयला क्या होता है कि ताप देता है, न कि ज्वाला। ये थोड़ा सा चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि आखिर में ईंधन क्या होते हैं। अपन इतनी देर बात कर ली तो मैंने ये चीज़ बताई आपको कि ईंधन के बहुत सारे साधन, जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, मैंने बताया था आपको, पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो ये क्या होते हैं? सब ईंधन के साधन होते हैं। लेकिन ईंधन के साधन में सबसे अच्छा, है ना, और जो जल्दी से उपलब्ध हो जाए, जो सबसे सस्ता भी हो, ऐसा कोई ईंधन है नहीं। यानी कि एक तरीके से आदर्श ईंधन अभी कोई है नहीं। तो इसकी खोज हमें करनी चाहिए। भविष्य में ऐसी चीज़ों की खोज करनी चाहिए जिससे हमें एकदम सुरक्षित और जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ ना हो, ऐसी ईंधन हमें प्राप्त। उनके जो हानिकारक उत्पाद हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि आखिर में हम ईंधन जला तो रहे हैं लेकिन कितने हानिकारक हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लकड़ी, कोयले, पेट्रोलियम जैसे ईंधन पदार्थ बिना जले जो कार्बन के जो कण होते हैं वो पर्यावरण में छोड़ देते हैं और ऐसे सूक्ष्म कण खतरनाक होते हैं जो हमें श्वास जैसे रोगों में हमें दिक्कत ज़्यादा करते हैं। सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, सर्दियों से नहीं, सदियों से। परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी ने ले लिया है। अभी हमारे जो देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग हो रहा है क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन के कारण भी, इनका भी कारण यही है क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग हो रहा है तो लकड़ी को काटा जाएगा। तो ये भी होता है एक तरीके से। दूसरा है कि इन ईंधनों का जो दहन होता है वो पूरा तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है जो कि ये काफ़ी विषैली गैस है। और बंद कमरे में कोयला जलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पर दम घुटने से आपकी मौत भी हो सकती है। वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तीसरा है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो हानिकारक है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझ रही है, तो आप यूँ कहेंगे कि आग भी नहीं बुझाना चाहिए क्योंकि एक तरीके से उससे भी तो हानि हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक अच्छे तरीके में काम में ले रहे हैं क्योंकि आग ज़्यादा फैलने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज किया जा सकता है। पृथ्वी के वातावरण में जो तापमान है उसमें वृद्धि, विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, अन्य बातों के साथ साथ हमारे हिमनद पिघलने लग रहे हैं इससे, और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। जैसा कि संभव है कि निचले वाले क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे डूब भी जाए, ऐसा
अनुमान है। और आपको पता ही होगा कि अभी COP26 यानी कि जो पर्यावरण की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये चीज़ रखी गई थी कि कार्बन इमिशन को कम किया जाए। और इस पर आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल का नाम लिखना आप रवीलोजी RAVILOGY ऐसा लिखना और सर्च करना। उस पर मैंने पर्यावरण से रिलेटिव बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी है, आप देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट है कि कोयले और डीजल से दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो दम घोटू है। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन से जो नाइट्रोजन गैस निकलती है वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें अम्ल वर्षा के लिए यह कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाती है और अम्ल बनाते हैं और अम्ल वर्षा करते हैं, जो कि फसलों और जो अपने फसल हो गया या फिर अपने घर हो गए सब चीज़ों के लिए नुकसानदायक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का यूज होता है। अब CNG यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती हैं। और CNG एक तरीके से स्वच्छ ईंधन के रूप में भी काम में लिया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से अच्छा ईंधन भी है ये। अब हमने इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ पढ़ी है वो एक नोट से हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हाईलाइटर लगा लेते हैं एक तरीके से कि हाईलाइटर क्या है उसमें। तो सबसे पहले जो पदार्थ वायु में जलते हैं उन्हें क्या कहेंगे, दाह्य पदार्थ करेंगे। और जलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, ये समझ लेना। दहन के जो प्रक्रम है उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलते हैं, यानी कि अब किसी चीज़ को जलाओगे तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगी लेकिन साथ में उसकी जो प्रकाश भी उत्पन्न होगा, यानी कि उजास भी होगा। ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई वस्तु जल रही है या आग पकड़ रही है। ज्वलनशील पदार्थों का ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु अवश्यकताओं में से एक से अधिक हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। और आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का उपयोग किया जाता है। अपन को पता ही है, जल ही डालते सबसे पहले। और विद्युत उपकरणों में अगर आग लगी हो तो जल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक। तीव्र दहन मतलब एकदम से जल जाना, स्वतः दहन मतलब ऑटोमेटिक जल जाना, विस्फोट मतलब उसको फूट जाना। नेक्स्ट है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र हो गए, जिसमें अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन, यानी कि एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है, एक में कम कम प्रकाश है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग और मिल भी जाने वाला, जल्दी से मिल जाए और जिससे कोई पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, ऐसा आदर्श ईंधन है ही नहीं पहली बात तो, लेकिन ऐसी कल्पना की जाती है। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं, यानी कि अगर उसकी ज़्यादा दक्षता, अगर किसी ईंधन को ज़्यादा ताप हमें उत्पन्न करा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका मूल्य कम हो। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय माप द्वारा किलो जूल में मापा जाता है, यानी कि ऊष्मा को किलो जूल में मापा जाता है। वायु में बिना जले कण का जो वायुमंडल में मिल जाना क्या होता है, एक तरीके से कष्टदायक है, जिससे बहुत सारी बीमारियां मैंने बताई थी आपको होती है, दम घुटने वाली बीमारियां, सांस जैसी बीमारियां। ईंधन के जो अपूर्ण दहन से विषैली गैस निकलती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, जो अगर कमरे में अगर आप किसी कोयले को जला लो और कमरा बंद हो पूरा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण मौत भी हो सकती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ी हुई मात्रा से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन भी इसी कारण हो रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से क्या होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अम्ल वर्षा के कारण होती है, जिससे भवन को, फसलों को, मृदा को नुकसान होता है, सभी चीज़ों को नुकसान होता है। और आपको पता है लेटेस्ट इसमें एक चीज़ और है कि अभी अम्ल वर्षा के कारण ही जो अपना ताजमहल है आगरा के अंदर बना हुआ है नर्मदा नदी के किनारे, वो उसको क्षति हुई है और उसका कलर फेड होने लगा है संगमरमर का। अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे कि हाँ हमें क्वेश्चन आंसर की अलग सी वीडियो चाहिए, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट पढ़ा दिया पूरा आपको। अब आपको क्वेश्चन आंसर स्वयं लगाने हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आपको समस्या होती है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे तो डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं इस पर, सारे प्रश्न उत्तर की, सभी चैप्टर के प्रश्न उत्तर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें वीडियो के नीचे। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहेंगे।